नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपको रणनीति बनाने में मदद करेंगे। धर्मेश भाटिया साहब हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नाडने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, साथ ही राहुल मेहता होंगे सिल्वर एम्पोरियम के, चांदी के बड़े कारोबारी है, देश के लीडिंग ट्रेडर हैं चांदी के, और साथ ही हमारे साथ भार्गव वैद्य होंगे BN वैद्य एंड एसोसिएट से। उनसे हम गोल्ड और सिल्वर पर राय जानना चाहेंगे। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती MCX पर, और चांदी 76,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब रिकॉर्ड के बेहद करीब चांदी पहुंचती दिख रही है। क्रूड में दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी के साथ ब्रेंट $85 के ऊपर है। नेचुरल गैस आज यहां पर भी तेजी दिख रही है, 182 रुपए के आसपास MCX पर कारोबार हो रहा है। कॉपर हल्की गिरावट 775 के नीचे। एग्री मार्केट में कैस्टर सीमित दायरे में कारोबार 6,300 रुपए के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक यहां पर हल्की तेजी दिख रही है, 2,800 रुपए के आसपास NCDX पर कॉटन केक का वायदा। जीरा लगातार तेजी के बाद रिकॉर्ड स्तरों पर अब मुनाफा वसूली दिख रही है, 39,300 रुपए के नीचे जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी और धनिया दोनों ही काउंटर 6,700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज सीमित दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर से ही, क्योंकि यहां पर जबरदस्त तेजी का रुख है। गोल्ड देखिए एक बार फिर से 61,000 के करीब पहुंच चुका है। 61,181 रुपए का जो रिकॉर्ड स्तर है गोल्ड का MCX जून वायदा का, उसके बेहद करीब है। किशोर जी, क्या लग रहा है आपको, क्या आज गोल्ड नया रिकॉर्ड फिर से जून का वायदा बना सकता है क्या? अभी मृत्युंजय शिमोन, नया रिकॉर्ड्स का तो सिलसिला जारी रहेगा ये पूरा साल के लिए। तो हर टाइम आप हर हफ्ता 2 हफ्ते में आपको ये नया रिकॉर्ड का नंबर्स दिख सकता है। दो चीज है अगेन यहाँ पे। वन इज दैट कि आज ड्यूरिंग द डे आपको US का CPI नंबर्स आने वाला है। जो इन्फ्लेशन का नंबर अगर बढ़कर आता है तो कहीं ना कहीं एक गोल्ड के लिए करेक्टिव हो सकता है, बिकॉज जो मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहे हैं वो है कि इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़ा सा कमजोर आएंगे बिकॉज ग्रोथ कमजोर हुआ है। तो फेड एक पॉज लेगा उस बेसिस पे। ये जो बैंकिंग क्राइसिस है उसके बाद जो गोल्ड का जो तेजी आया था उस बेसिस पे आए थे। अगर इन्फ्लेशन अभी भी बढ़कर आता है तो देन की फेड का जो रवैया है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। अभी क्या है कि मार्केट में 70% लोग ये मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के एक और रेट हाइक होगा। तो अगर वो उससे ज्यादा होने की उम्मीद अगर बढ़ जाता है तो गोल्ड में एक करेक्शन आ सकता है। सेकंड थिंग इज ये CPI नंबर्स आने के बाद अगेन जो पिछले जो FOMC मीटिंग हुआ था उसका मिनट्स भी आने वाला है। उसमें भी काफी हद तक एक पता चल जाता है कि फेड का रवैया कैसा है, कि उसका ओपिनियन कैसा है, कि आगे इंटरेस्ट रेट हाइक्स में कैसे चलने वाला है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क है, बट मैं स्टिल बाय साइड पे रहना पसंद करूंगा। अप्रैल वायदा 60,750 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 60,500 का इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 61,300 के आसपास का टारगेट्स के लिए छोटा सा कॉल्स है, बिकॉज जैसा वैसा आपका जो प्राइस बढ़ रहे हैं, आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी बढ़ता रहेगा। आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में इसमें बाय करके चल सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहने का भी सलाह दूंगा शाम तक। कॉशियस रहने की सलाह है, क्योंकि US CPI एक अहम डेटा है जिससे आगे को लेकर संकेत मिलेगा कि फेड का रुख क्या रह सकता है। चलिए, हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी है और राहुल मेहता भी है, सिल्वर एम्पोरियम के MD हैं। भार्गव वैद्य साहब, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड की जो ये तेजी है ये कहां तक जाती दिख रही है आपको, और क्या करना चाहिए जो करंट लेवल है 61,000 के आसपास? देखिए, गोल्ड में मैं मंदी में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जैसे अभी अपने सहयोगी ने भी कहा आपके चैनल पे कि गोल्ड में इंफॉर्मेशन बेस्ड एक ट्रिगर दोनों साइड आ सकता है, मगर एक स्टेटमेंट उन्होंने बहुत अच्छा किया कि बाय करके चलिए, यानी शॉर्ट सेलिंग की सलाह बिल्कुल नहीं है। एक करेक्शन मुझे लगता है, क्योंकि जब भी एक अनाउंसमेंट आता है उसके पहले हर एक टाइप के ओपिनियन आते हैं। आप जैसे कोई दूसरी चैनल कुछ रन करेंगे, कोई 5 आदमी कोई चैनल पे आके बोलेगा नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम हो जाएगा, फेड अभी कम इंटरेस्ट इतनी इंटरेस्ट हाइक करेगी, तो करेक्शन आ ही सकता है। मुझे करेक्शन की उम्मीद है, और ये करेक्शन विल बी नॉट टू शॉर्ट सेल एंड टेक एडवांटेज ऑफ करेक्शन, बाय ऑन डिप्स। लॉन्ग टर्म में मैं मंदी में नहीं हूँ, मगर जिस तरह से अभी हमने जंप देखा $100 के ऊपर का,
एक छोटे पीरियड में, ऐसा तेजी भी एक्सपेक्ट मत करिए। मगर मंदी बिल्कुल नहीं है, नो शॉर्ट सेलिंग, बाय एंड गो अहेड इन गोल्ड करने की सलाह है, लेकिन मंदी की पोजीशन से अगर ट्रेडर हैं तो बचे। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि करेक्शन भी दिखे, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव है, इसलिए मंदी की पोजीशन से आप बचे। हमारे साथ राहुल मेहता जी भी है, एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के। राहुल जी, चांदी को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की डिमांड हाजिर बाजार में आपको दिख रही है अभी? जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में और सिल्वर कंटिन्यू 62 से लेकर 75 तक पहुंच गया है ये 10 दिनों के अंदर, मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम हो गई है और फिजिकल जो कंजम्पशन डिमांड है काफी कम हो गई है। ये रेट पे लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का रेट, रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और जो उनकी परचेजिंग करनी है जो फेस्टिव सीजन के लिए, वेडिंग के लिए, वो भी डिले हो रही है। और ये कंटिन्यू डिले होने वाली जब तक ये भाव को एक जगह पे जाके स्टेडी नहीं हो जाते। चांदी पर भार्गव वैद्य जी, आपका क्या व्यू है, क्या लग रहा है? चांदी भी अब अच्छी तेजी के मूड में दिख रही है, 76,000 के आसपास एमसीएक्स पर है। क्या लग रहा है, ये तेजी टिकाऊ दिख रही है चांदी की? ये रैली चलेगी, कंटिन्यू होगी? देखिए, चांदी में जैसे हमने थोड़ी गोल्ड में एकदम कंजर्वेटिवली बात की कि करेक्शन आ सकता है, चांदी में टू वे मूवमेंट्स आ सकता है, बिकॉज एक बेस मेटल का भी प्रेशर आ सकता है, कभी कुछ इन्फ्लेशन के हिसाब से कोई दूसरे स्लो डाउन का प्रेशर आ सकता है। तो मैं शॉर्ट सेलिंग दोनों में ना बोल रहा हूँ, मगर चांदी में एक नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर को तो दूर रहना चाहिए। प्रोफेशनल इन्वेस्टरों को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग दोनों लेना चाहिए। अगर आपने पोजीशन ली है तो भी एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए और स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, बिकॉज टू वे मूवमेंट्स में चांदी में एक्सपेक्ट करता हूँ रह सकता है। शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब, अपने वक्त निकाला हमारे लिए। राहुल जी, अब आपसे बात भाव को लेकर क्या लग रहा है? चांदी की कीमतों में आगे तेजी की संभावना आपको लग रही है? और 2023 के लिए जो बचे हुए महीने हैं, क्या कितनी तेजी की संभावना दिख रही है चांदी में यहाँ से? राहुल मेहता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपना ऑडियो और प्लीज बताएं क्या लग रहा है भाव आपको यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जितनी बार भी चांदी 72 से लेकर 76 की रेंज में आई है, काफी बड़ा करेक्शन दिया है। तो ये रेट पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई है, और हम लोग ने काफी लोग जो पुराने रेट्स पे फंसे हुए हैं, उनका सेलिंग प्रेशर काफी आ रहा है ये रेट्स पे। जो पिछली बार 72 से लेकर 76 पे लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया था और जाके नीचे में चांदी 36,000 तक भी आई थी। तो ये रेट पे काफी लोगों को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर नए इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे हैं रेट पे, और ये रेट काफी रिस्की है बिकॉज चांदी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, यानी यहाँ पर मौजूदा भाव पर रिस्क है। लेकिन सर, जिनका 1 साल का नजरिया है, राहुल जी, आपको लग रहा है यहाँ से किस तरह की तेजी दिखेगी? क्या टारगेट है अगले 1 साल में? देखो, मैं ये रेट पे लोगों को इन्वेस्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। रुकना चाहिए, करेक्शन आएगा, हर रेट पे करेक्शन आता है। हो सकता है चांदी 80,000 जाके करेक्शन दे, बट ये रेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया चाहिए। थोड़ा करेक्शन आया तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी काफी अच्छी स्ट्रांग लग रही है, 80-85,000 की रेंज लग रही है, पर करेक्शन पे बाय करना चाहिए, ये रेट पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए धर्मेश जी, गोल्ड और सिल्वर, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स के हिसाब से, क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं अभी भी सोने और चांदी में काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 महीने से अपनी जो वार्तालाप चल रही है उसमें मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा हूँ कि अभी तो मार्केट में शुरुआत है। चांदी ने अभी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखें तो चांदी कंटिन्यूसली $25, $25.5 के इर्द सस्टेन होती है, फिर से नीचे आ जाती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो $75,000 के इर्द फिर से करेक्ट हो जाती है। बट ये टाइम मार्केट ने काफी अच्छा थ्रस्ट दिया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है वो जारी रह सकती है, और प्राइस यहाँ से और 10% बढ़ सकता है। तो मेरी जो प्राइस की जो क्षमता है वो अराउंड 80-82 हजार, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $26.5 तक की आने की गुंजाइश काफी हाई है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाएंगे तो मैं सलाह दूंगा, आप छोटे पैमाने पे आप धीरे धीरे इसमें निवेश करके चल सकते हैं। ऊपर आए प्रॉफिट बुक करिए, शॉर्ट ना करिए, मार्केट में गिरावट पे बाय करिए। जो एक फैक्टर जो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अगर मार्केट बूम सकता है वो है अगर वॉर यहाँ पे बंद हो जाए। तो अगर वॉर की सीज फायर की न्यूज आ जाए तो ये सोना और चांदी काफी अच्छी तरह से लुढ़क सकता है, और प्राइस एटलीस्ट 10 से 15% गिर सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा स्टॉप लॉस के बिना काम ना करे और बाय साइड में ही रहे दोनों काउंटर में। किशोर जी, आप क्या चांदी को लेकर आपका टारगेट क्या है? अगर किसी को खरीदना है 1 से 2 दिनों के लिए या सीपीआई डेटा से पहले, तो क्या सलाह है, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस का ध्यान रखें?
शुमान, आई थिंक चांदी में 75,600 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड आपका जो आई थिंक 74,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, एंड टारगेट आप रख सकते हैं 76,700 के आसपास। अगेन आई थिंक चांदी थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। अगर आज शाम को सीपीआई नंबर्स अगर खराब आता है तो देन जो रैली है वो बहुत ही स्टीप रह सकता है। चलिए अब क्रूड और एनजी की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर का तो आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से समझ लिया, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। धर्मेश जी, कच्चा तेल क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ और प्राइस अगर आप देखिए कंटिन्यूसली सारे के सारे कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। 80 का जो स्तर है WTI में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली उसे मेंटेन कर रहा है। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6500 के ऊपरी स्तरों पर मार्केट कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है। इमीडिएट टारगेट मेरा रहेगा अराउंड 6800 का, और पोजिशनली 7,000 रुपए के लिए आप बाय करके चल सकते हैं MCX में। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो फिर से 83-84 डॉलर्स के इर्द गिर्द मार्केट एक बार सस्टेन हो सकता है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से कच्चे तेल काफी बुलिश है। कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या है किशोर जी? आई थिंक मेरा भी व्यू सिमिलर है। तेजी तो है ये। कल आई थिंक EIA का जो रिपोर्ट एक आया था, उसमें भी एक्चुअल जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो कम होने का उम्मीद जताया है। 101.47 मिलियन बैरल से 101.3 तक डाउनवर्ड रिवीजन किया है, स्पेशली प्रोडक्शन को। हालांकि एक जो न्यूज़ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन का जो डाउनग्रेडेड जो है इसका GDP को लेकर, बट एनर्जी पे उस पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा। एंड सप्लाई सिचुएशन जब तक टाइट है और ओपेक का कंट्रोल में है प्राइसेस अभी, आई थिंक ये काफी बुलिश फैक्टर हो सकता है। तेजी बरकरार रहना चाहिए। अप्रैल वायदा क्रूड ऑयल 66.40 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 68.20 का टारगेट के लिए। बट अगेन ऑप्शन है यहाँ पे काफी अच्छा लिक्विड ऑप्शन है। तो 6700 का जो कॉल ऑप्शन है मे कॉन्ट्रैक्ट का, आई थिंक वो 104-105 के आसपास अवेलेबल है, तो वो खरीदारी कर सकते हैं। एंड 80 रुपीज का उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 160-170 के आसपास का टारगेट्स के लिए 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी कर सकते हैं। यानी फ्यूचर्स में खरीदना है तो 6640 पे आप खरीद सकते हैं, नहीं तो 6700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे एनजी को लेकर? एनजी में आज तेजी दिख रही है 182 रुपए के आसपास, यहाँ से ये तेजी और बढ़ेगी क्या? देखिए, एनजी काफी चंचल कमोडिटी है, डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं सलाह दूंगा इसमें बाय साइड रहने की, बट स्टॉप लॉस के बिना इसमें ट्रेड ना करें। अगर 180 के इर्द गिर्द आता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फिर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट बाकी सारे कमोडिटी के साथ एक स्पाइक कर सकती है। स्पेशली जून जुलाई फैक्टर मार्केट में काफी पॉजिटिव है। आगे के सारे महीने कॉन्टेंगो में चल रहे हैं, तो मैं बुलिश साइड में रहना पसंद करूंगा। और अपसाइड अराउंड 190 से 200 रुपए के टारगेट के लिए आप एनजी में बाय करके चल सकते हैं। यानी बाई साइड में रहने की सलाह नेचुरल गैस में है। किशोर जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है नेचुरल गैस को खरीद कर ही रखना चाहिए? यस, आई थिंक नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। आई थिंक 188-189 का टारगेट्स के लिए इसमें कंटिन्यूस बाय रख सकते हैं। 172 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम और कॉपर बिल्कुल सुस्त, 775 रुपए पे कॉपर, एल्युमिनियम 204 रुपए पे। जिंक और में हल्की गिरावट है 246 रुपए के आसपास, और 180 पे लेड है। धर्मेश जी, कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? अगर कुछ चुनना हो तो कहां पे ट्रेड करना चाहिए आज? देखिए, मेरी टॉपिक अगेन कॉपर रहेगी। पिछले हफ्ते भी मैंने कॉपर में सलाह दी थी बाय करने की, ये हफ्ते भी मैं वही सलाह रहूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस अराउंड 780-785 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। काफी शार्प कमोडिटी है, काफी स्टेबल है, और अगर आप देखें तो 750 के नीचे मार्केट टिक नहीं रहा है और अपसाइड 800 के ऊपर जा नहीं रहा है, तो एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट फंडामेंटली अगर आप देखें सोना चांदी और बाकी सारे कमोडिटीज अगर बुलिश है तो कॉपर किंग कहलाता है बेस मेटल का, और उसे भी मार्केट में काफी बुलिशनेस देखने मिल सकता है। तो मैं सलाह दूंगा यहाँ पे अराउंड 775 के इर्द गिर्द अगर डिप आता तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर टारगेट की बात करें तो 782 से लेकर 785 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके किशोर जी, आप क्या लग रहा है कहाँ पे खरीदना चाहिए? अगर किसी बेस मेटल में अगर किसी को ट्रेड करना है तो कौन सी टॉप पिक होगी यहाँ से?
मेरा भी आई थिंक कॉपर तो रहेगा, सी कॉपर में एंटायर बेस मेटल एज अ पैक एक्चुअली थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है, बिकॉज एक्चुअली दोनों साइड का फैक्टर्स है। आपको एक साइड पे चाइना का जो डिमांड है वो थोड़ा बढ़ रहा है। जी रिसेंटली चाइनीज सेंट्रल बैंक ने थोड़ा उसका जो मॉनेटरी ईजिंग किया हुआ है, जो पॉलिसी ईजिंग किया हुआ है, वो थोड़ा सपोर्टिव है। थोड़ा जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम दूसरा साइड जो है, ऑपोजिट साइड इस कॉपर का जो सप्लाई है, स्पेशली जो पेरू का माइन से जो थोड़ा कम हुआ था वो वापस आ रहा है, और पेरू से आई थिंक प्रोडक्शन करीब करीब 14% बढ़ने का उम्मीद है 2023 में। और एंड आईएमएफ और कई जो ग्लोबल बैंक्स का जो आउटलुक्स है, जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, वो काफी चिंतित है। तो दोनों साइड पुश एंड पुल फैक्टर्स है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। बट आई थिंक जैसा धर्मेश ने बताया कि कॉपर तो बाई बनता ही है, 772 के आसपास बाई बनता है, तो 780 782 तक अपसाइड है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में इसमें बाय करके चलना चाहिए। अगर एक मेटल पिक करना ही है तो कॉपर इज बेटर इन द पैक। ओके, कॉपर ज़्यादा यहाँ पर बुलिश लग रहा है। दोनों ही जानकारों को खरीदारी की सलाह। शुक्रिया किशोर जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर की। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी फोन लाइन पर मौजूद है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर शुगर के दाम इंटरनेशनल मार्केट में तो बढ़ ही रहे हैं, 11 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर आई शुगर है। क्या घरेलू बाजार में भी दाम में इसी तरह की तेजी है? हफ्ते भर में तो 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ चुके हैं, क्या ये तेजी जारी रहेगी घरेलू बाजार में भी? आप एक चीज विस्मोहन जी समझिए, पिछले 6 महीने से शुगर के दाम बिल्कुल ही कंट्रोल्ड भाव में घूम रहे थे, 32 रुपए के आसपास। तो अब जब ऑफ सीजन आया है हिंदुस्तान की क्रशिंग का, क्योंकि इधर क्या नाम महाराष्ट्र और कर्नाटका में तो क्रशिंग प्रैक्टिकली बंद हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो चल रही है वो यूपी में चल रही है। तो अगर इंटरनेशनल बाजार इतना ज्यादा बढ़ेंगे तो उसका थोड़ा बहुत असर तो हिंदुस्तान में होगा। तो वो मैं समझता हूँ इतना कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर 2-2.5 रुपए 3 रुपए किलो बढ़ भी जाता है तो 32 रुपए वाली चीज 36 रुपए हो जाएगी, 37 रुपए हो जाएगी। तो इससे मैं नहीं समझता कि किसी को, कंज्यूमर को या गवर्नमेंट को, डिसीजन मेकर्स को कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो ये तो लाजमी था। जी, सरकार ने सर 275 लाख टन के आसपास का ये अनुमान लगा रखा है खपत का। क्या लग रहा है कि खपत ऊपर की तरफ रहेंगे, 280-85 तक भी जा सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो अभी भी मानता हूं कि खपत अगर बाजार थोड़े बढ़ेंगे तो हो सकता है मार्जिनल खपत घटे। तो मैं 27.5 से 28 के बीच में हिंदुस्तान की खपत को मानता हूं। और इस साल का प्रोडक्शन जो हम लोग अभी गिन रहे हैं वो 32.5 से 33 के बीच में कहीं जाके रुकना चाहिए। तो अगर इतना अपना प्रोडक्शन होता है और 6 मिलियन टन का अपना ओपनिंग स्टॉक भी था, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को कोई तकलीफ होने वाली होगी। हिंदुस्तान के जो बाजार है शुगर के, वो टोटली रेगुलेटेड और इंसुलेटेड है वर्ल्ड की कोई भी एक्टिविटी हो उससे। बाजार इंटरनेशनली कितना भी तेज हो जाए, हिंदुस्तान में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। और एक्सपोर्ट तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने अभी खत्म ही हो गया है, 6.2 मिलियन टन के आसपास ये पे तो सील लग गई है, तो एक्सपोर्ट होना नहीं है। तो इंडिया कंज्यूमर को बहुत ज्यादा तकलीफ मैं नहीं समझता ज्यादा होने वाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है तो उस तरह की तकलीफ नहीं होगी। सर उत्पादन को लेकर फाइनल क्या, किस तरह के नंबर्स आपको लग रहे हैं कि क्या आ सकता है? अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। अभी भी इस्मा का 340, 325 से 335 तक ज़्यादातर ट्रेड एसोसिएशन है उनका मानना है। आप क्या सेंस कर रहे हैं, क्या उत्पादन नंबर रह सकता है? क्या 325 लाख टन से भी नीचे जा सकता है क्या उत्पादन? मैं जो गिन रहा हूँ या हम लोग जो पेंसिल कर रहे हैं वो 32.5 से 33 के बीच में हिंदुस्तान का प्रोडक्शन देख रहे हैं। क्योंकि जो भी तकलीफें हुई हैं वो या तो महाराष्ट्र में हुई हैं या थोड़ा बहुत कर्नाटका में हुई हैं। जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी के प्रोडक्शन में मैं अभी तक तो कोई हमको तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। तो 32.5 से 33 के बीच में हिंदुस्तान का प्रोडक्शन होना चाहिए। प्लस एथेनॉल में डाइवर्जन 4.5 मिलियन टन का शुगर जो डाइवर्ट होगी डायरेक्टली एथेनॉल में। तो अगर आप सुक्रोज के बेसिस पे देखें तो मैं समझता हूँ सुक्रोज का प्रोडक्शन हिंदुस्तान का 37 से लेकर 37.5 मिलियन टन के आसपास होना चाहिए।
शुक्रिया चतुर्वेदी जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, बस यही था। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और चीनी मार्केट की ग्राउंड स्थिति बताई क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात ये साफ कर दिया कि घरेलू बाजार में चिंता की बात नहीं है। भले ही आमतौर पर गर्मियों के सीजन में चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, खपत बढ़ जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट अब अतिरिक्त कोटा नहीं जारी यहाँ से होने वाला है, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो पर्याप्त उत्पादन है। जो खपत में हो सकता है कि हल्के फुल्के ऊपर की तरफ जाएं, लेकिन पर्याप्त स्टॉक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, कंज्यूमर्स पर उसका बोझ नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और इंटरव्यू सुना लें। हमने अभिनेत्री प्रीति जंगियानी से खास बातचीत की थी, उनसे गोल्ड को लेकर, तमाम एसेट क्लास को लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर उनसे खास बातचीत की। आइए वो सुन लेते हैं। प्रीति, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, एक मदर, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, आप कैसे बैलेंस करती हैं इन तीनों को एक साथ? ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक हर वर्किंग माँ जानती है हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू मल्टीटास्क, या तो आई थिंक हर औरत जानती है हाउ टू मल्टीटास्क, सो आई थिंक वी आर जस्ट एक्सपर्ट्स इन मल्टीटास्किंग। आप एक सिंधी फैमिली से आती हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, फिल्मों को छोड़कर, अब तो क्या लग रहा है फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? किस तरह से मैनेज करती है अपने पर्सनल फाइनेंस को? किस तरह के इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास पर आपका ज़्यादा फोकस है? मोहब्बतें के बाद, मोहब्बतें आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मोहब्बत होगी वो फिल्म, आपने किसी एसेट क्लास से मोहब्बत किया है? आपके सवाल में बहुत सारे सवाल थे। पहली बात तो आपने कहा फिल्म्स को छोड़ के, लेकिन ये आप किसी एक्टर को कह ही नहीं सकते, बिकॉज वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। और आपने फाइनेंस की बात की, मैं हर एक ऐसी लड़की के जैसी थी जो बहुत प्रोटेक्टेड है, फैमिली में कुछ नहीं जानती, और मेरे फादर मेरे सारे फाइनेंसेस संभालते थे। लेकिन अब मैं अपने कंपनी के सारे बैंक अकाउंट्स, सारे फाइनेंसेस, सारे डील्स मैं ही करती हूँ, और परवीन जो है वो क्रिएटिव साइड देखते हैं। सो आई थिंक दैट सिंधी ब्लड इन मी हैज़ मेड मी द फाइनेंस मैनेजर ऑफ माय कंपनी। प्रीति, अब मेरा सवाल है, ज्वेलरी शो में आप आई हैं, ज्वेलरी को लेकर कोई वाकया आपको लगा होगा कि ज्वेलरी खरीद कर आप बहुत सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाओगे, नहीं बहुत बढ़िया हमने इसकी परचेजिंग की है, बढ़िया डिसीजन था ये खरीदना? देखिए, सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ अपनी शादी के लिए खरीदी, बट आफ्टर दैट आई थिंक आई हैव नॉट परचेज्ड वेरी एक्सपेंसिव पीसेस ऑफ ज्वेलरी। आई लाइक एलिगेंट पीसेस ऑफ ज्वेलरी। मैं उसका प्राइस नहीं देखती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्वेलरी जो है वो डेलिकेट लगे, एलिगेंट लगे, और जो आप पहन रहे हो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। सो ऑल द पीसेस आई हैव आर मोर डेलिकेट। आप बिजनेस फैमिली से भी आती है, क्या लग रहा है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है? आप एक वुमन के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? क्या गोल्ड को इंडोर्स करेंगी? वेरी ट्रू एंड येस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू पुट इन, बिकॉज इट्स मोस्टली ऑलवेज गोइंग हायर, सो आई वुड से गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। कंटेंट का जिस तरह से बदलाव हो रहा है, लोगों का देखने का तरीका बदल रहा है, डिजिटली कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, क्या बदलते माहौल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सिनेरियो चेंज हो रहा है और कैसे नेविगेट करना चाहिए जो नए एक्टर आ रहे हैं? बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है एक्टर्स के लिए। इनफैक्ट नेविगेट करना तो आई थिंक ये एक्टर्स को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऑल एक्टर्स के लिए एक जगह है आज, चाहे वो OTT हो या TV हो या फिल्म्स में भी नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं, और बहुत ही रेडिकल और न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग टाइम फॉर एक्टर्स एंड फॉर एक्टर्स ऑफ ऑल एजेस।